नासा के सामने भीख मांगने से पहले ये सोचिए, ये मिस्टर भारत जो बैल के साथ स्पेस क्लब के बाहर खड़ा है, इसे अंदर कैसे लाएं? आप सालों से सुनते आए होंगे कि अमेरिका की गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी नासा में सारी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा भारतीय काम करते आए हैं। बट माई क्वेश्चन इज व्हाई? और क्या हो अगर ये काबिल दिमाग भारत में अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोले और अमेरिका के टेम्पटिंग ऑफर्स को ना? फट जाएगी सबकी। What? आज की ये कहानी एक ऐसे ही जीनियस के बारे में है जिसके साइंटिफिक इनोवेशंस की वजह से भारत चांद, सूरज और मंगल तक अपने स्पेस मिशंस को भेज पा रहा है और आज वर्ल्ड स्टेज पर भारत एक स्पेस सुपर पावर बनके उभर गया है। बट द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि इतना कुछ करने के बाद भी हमने उस जीनियस ब्रेन को 23 साल लंबी शर्मिंदगी और एक देशद्रोही का टैग दे दिया। मैं बात कर रहा हूं भारत के रॉकेट मैन कहे जाने वाले श्री नंबी नारायण की। 1 जुलाई को रिलीज हुई मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इन्हीं सवालों का जवाब दे रही है। बीइंग अ रॉकेट इंजीनियर एंड अ स्पेस एजुकेटर, ये वीडियो मैंने उन व्यूअर्स के लिए बनाया है जिन्होंने ये ऑसम मूवी तो देख ली बट इस मूवी में मेंशन्ड रॉकेट जार्गन्स को नहीं समझ पाए। So, without any further delay, let's set lift off. A big hello to all my cosmic minds out there. I welcome you all to this amazing channel of India's first space school, Vyomika Space Academy. Rocketry the Nambi Effect movie को majorly 2 segments में divide किया जा सकता है. Number 1, controversy of Nambi Narayan sir. Number 2, contribution of Nambi Narayan sir. Let's briefly understand the controversy part. सो कंस्पिरेसी शुरू होती है 1994 में जब नंबी सर पे एक मालदीवियन औरत मरियम के साथ मिलके इंडिया के टॉप सीक्रेट स्पेस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को बेचने के एलिगेशंस लगे और बिना किसी सॉलिड फाउंडेशन के तमिलनाडु स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नंबी सर को कई दिनों तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। 50 दिनों तक जेल में रहने के बाद सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे तो दी बट उन्हीं की सोसाइटी ने उन्हें बैकआउट कर दिया। बेकसूर प्रूव होने के बाद भी उन्होंने लगभग 23 साल अपनी कोर्ट की लड़ाई लड़ी और साल 2018 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उन पे लगे सारे चार्जेस को गलत करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ की रकम एज अ कंपनसेशन देने को का ऑर्डर किया और 2019 में उन्हें अपने इनक्रेडिबल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस की वजह से अभी के करंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी मिला। आई होप कि आपको अभी तक पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी बट द थिंग इज आखिर नंबी सर ऐसा क्या काम कर रहे थे इसरो के लिए जो उनके खिलाफ इतना बड़ा स्कैंडल प्लान किया गया और क्या उनके कंट्रीब्यूशन सच में इतने बड़े थे कि उनपे लगे हुए इस झूठे केस की वजह से भारत का स्पेस प्रोग्राम कई दशकों तक पीछे चला गया। 400 मिलियन पाउंड के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। नंबी सर के कंट्रीब्यूशंस को समझने से पहले एंड उन्हें एडमायर करने से पहले आपको रॉकेटरी के कुछ बेसिक्स समझने होंगे। टिपिकली किसी भी एक रॉकेट में ये 4 सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल सिस्टम, नंबर 2 प्रोपल्शन सिस्टम, नंबर 3 गाइडेंस सिस्टम एंड नंबर 4 पेलोड सिस्टम। नंबी सर के एक्सपर्टीज रॉकेटरी के प्रोपल्शन सिस्टम में थी जिसमें रॉकेट इंजन और उसमें होने वाले प्रोपेलेंट्स की स्टडी होती है। नंबी सर का यह स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि दुनिया की सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री कुछ ही डिकेड्स में एक $multi-billion इंडस्ट्री बन जाएगी एंड इंडिया इस प्रीशियस मार्केट का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। बट उन दिनों इसरो की स्पेशलिटी सिर्फ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन बनाने में थी और अगर इंडिया को सच में ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में इंपैक्ट क्रिएट करना था तो उन्हें चाहिए थे हाईली एडवांस्ड लिक्विड प्रोपेलेंट एंड क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन्स। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए मैं अब इन तीनों टाइप के रॉकेट इंजन्स के मेन डिफरेंसेस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि आपने 5th क्लास साइंस बुक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
सो किसी भी रॉकेट इंजन का टाइप उसमें यूज होने वाले प्रोपेलेंट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर प्रोपेलेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन, और अगर लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। रॉकेट साइंस में प्रोपेलेंट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ रॉकेट फ्यूल एंड इस फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन देने वाला केमिकल कंपाउंड जिसे ऑक्सीडाइजर कहते हैं। आइए मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूं एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन के डिजाइन और उसकी फंक्शनिंग को। इस टाइप के रॉकेट इंजन में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इग्नाइटर जो उसके हेड पे फिक्स होता है, इंजन में एंड में लगा उसका एक नोजल, एक हाईली प्रोटेक्टिव केसिंग और उसमें स्टोर्ड होता है सॉलिड फॉर्म में रॉकेट का प्रोपेलेंट। एक सॉलिड रॉकेट इंजन की फंक्शनिंग काफी सिंप्लीफाइड होती है। इस प्रोसेस में पहले रॉकेट इंजन हेड पे लगा इग्नाइटर एक स्पार्क क्रिएट करता है जिससे स्टोर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सचर को इग्निशन मिलता है, एंड देन जब ये इग्निशन एक कंबशन में बदल जाता है तब बहुत हाई वेलोसिटी से रॉकेट के बैक में लगे नोजल के थ्रू इस एग्जॉस्ट गैस को रिलीज किया जाता है, जिससे इस सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन को अपना रिक्वायर्ड थ्रस्ट मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ एक लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन इन कंपैरिजन टू अ सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन हाईली एफिशिएंट होता है, बट साथ ही उसका डिजाइन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स भी होता है एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन के मुकाबले। एक लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में मेनली 7 कंपोनेंट्स होते हैं। एक रॉकेट फ्यूल स्टोरेज टैंक, एक ऑक्सीडाइजर स्टोरेज टैंक, एक या एक से ज्यादा टर्बो पंप्स, एक कंबशन चैम्बर, एक फ्यूल इंजेक्टर स्लैश डिफ्यूजर, एक इग्नाइटर और फाइनली एक हाईली एफिशिएंट रॉकेट नोजल। अब आइए एक हाईली लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन की फंक्शनिंग को समझते हैं। सबसे पहले स्टोरेज टैंक में रखे हुए लिक्विड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर को उनसे कनेक्टेड वॉल्व्स के थ्रू टर्बो पंप तक लाया जाता है। देन दोनों ही लिक्विफाइड केमिकल्स को हाई प्रेशर के साथ इंजन में लगे इंजेक्टर तक पुश किया जाता है। उसके बाद ये इंजेक्टर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को अच्छे तरीके से मिक्स करके कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट कर देते हैं और कंबशन चैम्बर में आने के बाद उसे एक इग्नाइटर के थ्रू बर्न किया जाता है, जिससे हाईली डेंस एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज होती हैं और रॉकेट साइंटिस्ट इन्हीं एग्जॉस्ट गैसेस को रॉकेट इंजन के नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी से बाहर रिलीज करके इंजन से रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इंपल्स को रिसीव करते हैं। लेमन टर्म्स में स्पेसिफिक इंपल्स का मतलब होता है कि आप जब 1 लीटर या 1 किलोग्राम प्रोपेलेंट को बर्न करते हो तो आपको कितना फोर्स या थ्रस्ट मिलता है हर सेकंड आपके डिजाइन किए गए रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए। नंबी सर ये जानते थे कि भले ही आज भारत को एक पुअर, करप्ट एंड स्लम नेशन की तरह देखा जाता है, मगर यही वेस्टर्न नेशंस एक दिन इंडिया को उसके स्पेस मिशंस के लिए पहचानेंगे और अपने इसी विजन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने प्रपोज किया इंडिया का पहला लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन बनाने का प्रोजेक्ट, जिसका नाम था विकास इंजन, शॉर्ट फॉर विक्रम अंबालाल साराभाई। और आज इसी इंजन की मदद से इसरो ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कई रॉकेट्स को डिजाइन कर दिया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑल्सो नोन एज PSLV, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं उसी PSLV की बात कर रहा हूं जिससे भारत का सबसे पहला मून मिशन चंद्रयान 1 और सबसे पहला मार्स मिशन मंगलयान 1 लॉन्च किया गया। नाम्बी सर के डिजाइन किए गए इस विकास लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन को PSLV रॉकेट के सेकंड स्टेज में यूज किया जाता है। इसके अलावा विकास इंजन के मॉडर्न डे वेरिएंट से ही चंद्रयान 2 को कैरी करने वाले रॉकेट GSLV Mach 3 का कोर स्टेज भी पावर किया जाता है। और भारत के स्पेस प्रोग्राम के भविष्य को पलट के रख देने वाले गगनयान मिशन में भी इसी इंजन की मदद से हमारे काबिल व्योमनॉट्स स्पेस की सैर करेंगे। इस पूरे केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली यह है कि ये एस्पेनाच केस स्टार्ट ही तब हुआ जब इसरो ने 1994 में नंबी सर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया अपने क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट का। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उस समय कुछ ही गिने चुने देशों के पास थी, इसी का फायदा उठा के अमेरिका, फ्रांस, रशिया अपने मन माने कीमतों पर अपने क्रायोजेनिक इंजन्स को दुनिया को बेच रहे थे। This is business. I invested the money. और
ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होने वाले सभी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स जैसे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर, रिकॉग्निसेंस और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इसी क्रायोजेनिक इंजन की मदद से अर्थ के अराउंड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। नाउ लेट मी क्विकली डिस्क्राइब द इंजीनियरिंग बिहाइंड द क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स को समझने के लिए पहले आपको अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स को समझना होगा, जो कि 3 मेन कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, जो कि अर्थ से 100 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड रेंज में होता है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, दैट इज जियो, जो कि अर्थ सरफेस से अराउंड 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। और इन दोनों ऑर्बिट टाइप्स के बीच में होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब यहां समझने वाली फिजिक्स ये कहती है कि जितना ही आपका एल्टीट्यूड रेज होगा, आपका सराउंडिंग टेम्परेचर उतना ही ड्रॉप होगा। और जब हम किसी भी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करते हैं तो उसे कैरी करने वाले रॉकेट इंजन्स को 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाना होता है, जहां पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट -150 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। और क्योंकि रेगुलर लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन जैसे इसरो के विकास इंजन में यूज होने वाला फ्यूल अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, इन शॉर्ट UDMH, और ऑक्सीडाइजर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 इतने हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके इजीली फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए नॉर्मल इंजन्स को ऐसे डीप स्पेस मिशंस के लिए यूज ही नहीं किया जा सकता। एक टिपिकल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में ऐसे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स का इस्तेमाल होता है जो -150 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम के टेम्परेचर पर फ्रीज ना हो। और क्रायोजेनिक इंजन्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्यूल है हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर है ऑक्सीजन। इनफैक्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स के तौर पे यूज होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही लिक्विड स्टेट में होती है, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजारा जाता है। और फाइनल यूज के टाइम लिक्विड हाइड्रोजन का स्टोरिंग टेम्परेचर होता है -253 डिग्री सेल्सियस। और इतने ठंडे टेम्परेचर पे भी फ्रीज ना होने की वजह से ही इन दोनों प्रोपेलेंट्स को डीप स्पेस का कोल्ड टेम्परेचर भी फ्रीज नहीं कर पाता। और ऐसे इंजन्स इजीली किसी भी पेलोड को जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या इंटरप्लैनेटरी ऑर्बिट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। हेंस इंडिया को बहुत जरूरी थे ये क्रायोजेनिक इंजन्स टू रियली मेक देयर इंटरप्लैनेटरी मिशंस एंड देयर डीप स्पेस मिशन अ सक्सेस। और अगर भारत ये क्रायोजेनिक इंजन्स डेवलप कर लेता तो इन सभी कंट्रीज की ग्लोबल सैटेलाइट इंडस्ट्री के ऊपर से मोनोपोली खत्म हो जाती, और जो ये कंट्रीज नहीं चाहती थी। मैं मानता हूं नंबी सर की स्टोरी, उनकी बायोपिक मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में देख के इंडिया का बहुत सारा यूथ सेगमेंट ये सोचेगा कि क्या फायदा कंट्री के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करने का, अपने टैलेंट को यहां पे इन्वेस्ट करने का, जब इन रिटर्न हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। और मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट एंड प्लान्ड स्कैंडल था, और उसमें साफ तौर पे किसी की भी गलती नहीं थी। बट 2022 का भारत बिल्कुल अलग है, और आज भारत को जरूरत है अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और नंबी नारायणन सर जैसे काबिल दिमागों की, जो भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गोविंद यादव साइनिंग ऑफ। जय हिंद। कि आने वाले सालों में और बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, आपके अनुमान से भी ज्यादा शीघ्र अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। अंतरिक्ष हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। मून में सेटल होना पड़ेगा। हम वहाँ के एलिमेंट्स को शायद परख कर ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे एलिमेंट्री टेबल में नहीं है, जिसकी वजह से शायद ऐसे दवाएं निकल जाएं जो हमारे जो डिजीज यहाँ पे हैं जिसे हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसके कोई हल निकल आए। हमें मार्स जाना जरूरी होगा। कहा जाता है कि पहले ज़माने में जिस इंसान के पास ज़मीन थी, जिसके ज़मीन पर उसका काबू था, कंट्रोल था, वो राजा था। उसके बाद जिन लोगों ने समुद्र पर कंट्रोल कर लिया, वो देश के सबसे माहिर और स्ट्रॉन्ग नेशन बन गए। फिर दोज दैट कंट्रोल द स्काईज इन द एयर, दे स्टार्टेड रूलिंग द वर्ल्ड एंड दे वर द मोस्ट पावरफुल नेशन। बट नाउ इट इज स्पेस, द फाइनल फ्रंटियर। जिसको कंट्रोल होगा स्पेस के बारे में, जो स्पेस के बारे में ज़्यादा जानेगा और उसका कंट्रोल रख पाएगा, वही इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेशन रहेगा। और इंडिया में ये काबिलियत है। The exploration of space will go ahead,
and it is one of the great adventures of all time.